नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की का ऐलान किया है, चेतावनी दी है और कहा है कि अगर ईरान के साथ कोई व्यापार करता है तो उस पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। इस तरह के ऐलान के बाद वैश्विक बाजार में हलचल मच गई है। ईरान पहले से ही आंतरिक अशांति और आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इसका सीधा असर अब भारत की बासमती चावल निर्यात पर दिखने लगा है। भारत में देखा जाए तो चालू वित्त वर्ष में ईरान को $468 मिलियन का बासमती चावल निर्यात किया गया भारत की ओर से। लेकिन ट्रंप के ऐलान ने किसानों और निर्यातकों की चिंता बढ़ा दी है। सवाल यह है कि क्या ईरान संकट भारत के बासमती चावल के व्यापार के लिए एक झटका माना जा रहा है? क्या ट्रंप का टैरिफ भारत को पीछे धकेलकर पाकिस्तान को फायदा पहुंचाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब हम आज तलाशेंगे और हमारे साथ दो मेहमान हैं। डॉक्टर प्रेम गर्ग हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के, और साथ ही हैं सीनियर जर्नलिस्ट पवन कुमार जी। आप दोनों का मैं स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम में। सवाल सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी गर्ग साहब से। गर्ग साहब, आप इस अनाउंसमेंट को किस नजरिए से देख रहे हैं? जिस तरह का ऐलान ट्रंप ने किया है, क्या आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पर? इसके अंदर देखिए, अभी जो ट्रंप साहब करने जा रहे हैं, 10% की बासमती के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, यूएस के इंपोर्ट 25% किया, फिर 50% किया इसको। और पहले मैं आपको बासमती राइस की जो एक्सपोर्ट है यूएस के लिए, हमारी सालाना सिर्फ 2,000 मीट्रिक टन है। और उसके बाद जब से इन्होंने 50% टैरिफ लगाया था यूएस के लिए, क्योंकि ईरान की बात पर हम आते हैं, उसके लिए कि जो मुद्दा है इसको पूरा समझने के लिए विस्तार से हम बात करेंगे कि ये 2,70,000 टन की जो एक्सपोर्ट थी भारत से यूएस के लिए, तो उसके टैरिफ लगाने के बाद भी हमने देखा, टैरिफ लगाने के बाद अब तक इस साल के अंदर भी हमारी जो आंकड़े हैं 2,40,000 टन के आसपास यूएस को एक्सपोर्ट है बासमती राइस का। तो बड़ा भारी असर नहीं है, क्योंकि हमारे भारत की जो वैरायटी है वो यूनिक है। जो जिसको ये राइस खाना है उसको खाना ही है, क्योंकि किसी भी राइस के अंदर उसके बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खाने के ऊपर दारोमदार नहीं है कि भाई उसका बजट बिगड़ जाएगा इसकी वजह से। और अब हम आते हैं ईरान के ऊपर, तो ईरान की जो एक प्रॉब्लम चल रही थी, अपना इंटरनल प्रॉब्लम्स, गृह युद्ध जैसी पोजीशन है वहां पर, तो उसके बाद भी अब ये ट्रंप साहब ने उसके ऊपर वापस एक अलग से किया कि 25% जो भी ईरान को काम करेगा, क्योंकि उनका एक जो मेरे को लगता है कि भारत के ऊपर भी थोड़ा दबाव बनाने की ये कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि भारत की ये सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है ईरान। क्योंकि सबसे बड़ी बासमती राइस की जो मार्केट है सऊदी अरब, उसके बाद सेकंड आती है ईरान, क्योंकि ईरान साल में लगभग 1 मिलियन टन अकेले बासमती राइस करता है। और हम लोग जो भारत से टोटल राइस एक्सपोर्ट करते हैं लगभग 6 मिलियन टन साल का, हमने लास्ट ईयर मैक्सिमम आंकड़ा पार किया है। जो हमारे को उम्मीद थी कि इस साल हम 6.5 मिलियन टन और ज्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि जरूर करेंगे, क्योंकि हम लोग वैश्विक मार्केट जैसे अफ्रीकन मार्केट्स हैं, नई नई वहां पे बासमती राइस की डिमांड बढ़ती जा रही है और बढ़ा रहे हैं। अब जैसे ईरान की हम बात करें, तो ईरान के ऊपर ये करने से डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। हमारे एक्सपोर्टर्स जितने हैं, सभी एक्सपोर्टर थोड़ा चिंता के अंदर है, क्योंकि लगभग इंडस्ट्री का 2,000 करोड़ रुपए के आसपास का कार्गो इंडिया के अंदर, इंडियन के पोर्ट्स के ऊपर या रास्ते के अंदर रुका हुआ है, जिसकी पेमेंट कल को किसी को भी है कि कल को ही कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो वो पेमेंट आने में दिक्कत ना हो जाए। दूसरे 4 बार पोर्ट कह लीजिए, इसके अंदर ईरान के अदर पोर्ट्स हैं, तो सभी पोर्टों के ऊपर काफी कार्गो पहले से पहुंचे हुए हैं। और इसकी ये टैरिफ लगने से जो यूएस को करते हैं तो उनके ऊपर तो उसका बहुत असर नहीं पड़ेगा, पर ईरान की सिचुएशन जो इंटरनल चल रही है, या कोई वार जैसी सिचुएशन आती है, या यूएस उसके ऊपर और भी कल को हो सकता है जैसा वेनेजुएला के अंदर हुआ, उस टाइप की कोई कार्रवाई कर देंगे तो कोई ना कोई इशू हो सकते हैं। जैसे अभी इंटरनल ईरान के अंदर रोज
खबरों के अंदर सुनने में आ रहा है। जी गर्ग साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि भारत पर एक दबाव, लेकिन ऐसी कोई बात तो कही नहीं गई है ट्रम्प साहब, राष्ट्रपति ट्रम्प की ओर से, कि ये दबाव भारत के लिए है या ये ऐलान भारत के लिए है। ऐसी कोई बात तो कही नहीं गई है, किसी देश का नाम तो नहीं लिया गया है। नहीं, देश का किसी का नाम नहीं लिया गया, पर इंटरनल आप इनडायरेक्ट वे में देखें कि 1 मिलियन टन की मार्केट है भारत के लिए ईरान, और यदि 1 मिलियन टन की मार्केट के अंदर डिस्टरबेंस होती है तो डेफिनेटली एक फर्क तो है, दबाव तो आएगा हमारी राइस इंडस्ट्री के ऊपर, जिससे किसानों के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक मिलियन टन बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। बासमती एक नॉर्मल एक सेगमेंट के लिए जो 20% हमारे टोटल एक्सपोर्ट का हुआ, तो 20% की यदि इफेक्ट आती है किसी के ऊपर, तो प्राइसेस के अंदर दबाव आप देखें। लास्ट वीक के अंदर जो प्राइस आज हमारे राइस के 80 रुपीज के ऊपर चल रहे थे, वो उसके अंदर ऑलरेडी करेक्शन आई है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। 5 रुपए से 6 रुपए किलो का मंदा आया है मार्केट में, एकदम से उठाव कमजोर हुआ है। लोगों की जो पेमेंटें जाती है, फार्मर्स को जाती है या मिलर्स को पेमेंटें करते हैं एक्सपोर्टर लोग, वो भी एकदम से हाथ खींचा है सभी तरफ से, तो उसका असर तो दिखने लगा है। तो वो डायरेक्ट कह लीजिए या इनडायरेक्ट कह लीजिए, इसको ना बोलकर भी काफी कुछ बोल दिया गया है ये सब करने से। जी, तो हम क्या ये मानकर चले गर्ग साहब कि ये राइस जो है, चावल, भारत का बासमती चावल अब एक लग्जरी प्रोडक्ट माना जाएगा? बिल्कुल, बासमती राइस एक लग्जरी प्रोडक्ट है, जो कि एक मीडियम प्लस जो भी फैमिलीज हैं बासमती राइस को खाती हैं, पर ईरान और सऊदी अरेबिया जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर आप काउंट करते हैं, तो ये कंट्रियां बासमती राइस शुरू से ही हैबिचुअल रही है, उनकी आदत के अंदर शुमार है बासमती राइस। तो जैसे इंडिया के अंदर आप देखेंगे जो डोमेस्टिक के अंदर लोग राइस का इस्तेमाल करते हैं, कहीं नॉन बासमती करते हैं, या जैसे अपने बजट के हिसाब से, या फैमिलियां जैसे कोई नॉन बासमती राइस खाती है, जो 30 रुपए से लेकर बासमती राइस के या नॉन बासमती को ले आप 30 रुपए एक मिनिमम नीचे प्राइस हो जाता है, और ऊपर के अंदर 200 रुपए किलो तक राइस बिकता है। तो इसी तरीके से ईरान के अंदर हमेशा से बासमती ड्रिवन मार्केट रही है, जहां के मार्केट के प्राइस हमेशा लगभग $1000 की रेंज में चलते हैं, जो कि आज 90 रुपीज की एवरेज प्राइस बैठती है। तो वहां के लोग हैबिचुअल इस राइस को खाने के लिए वो एक स्पेशल क्वालिटी बनाते हैं, जिसको छलाव कहा जाता है ईरान के अंदर, और वो बासमती राइस से ही बनता है। उसके अंदर लॉन्ग ग्रेन राइस उनको पसंद है। वो बासमती राइस का सेला एक क्रीमी कलर का होता है, जिसको रेगुलर वो इंपोर्ट करते हैं, और आज से ही नहीं, ईरान हमारे लिए भारत की लगभग पिछले 20 साल से रेगुलर इस राइस को इंपोर्ट कर रहा है, और जो खुद भी पैदावार करता है ईरान, पर ईरान का खुद का इंटरनल राइस जो है वो लगभग $3000 के प्राइस पर बिकता है, काफी महंगा बिकता है। और उसके बाद भारत का राइस बिकता है, तो इससे हम ये नहीं कहेंगे पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा या हमारे को फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली इंडिया को इसका बड़ा फर्क आएगा यदि ये मार्केट हमारी डिस्टर्ब होती है किसी भी हालत के अंदर। जी, मैं पवन जी तक आना चाहूंगी। पवन जी, आपका नजरिया क्या कहता है? आपने काफी हद तक बिजनेस कवर किया है अपने जर्नलिस्टिक करियर में। ये जो ऐलान है ट्रंप का कि अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा, इस पर आपका नजरिया क्या है, और भारत की मार्केट को ये किस तरह से इम्पैक्ट करेगा? श्वेता, नमस्कार। भारत के मार्केट को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, इसमें तो मतलब गर्ग साहब बल्कि मार्केट पे ज़्यादा प्रकाश डालेंगे, और थोड़ा काफ़ी हद तक उन्होंने टच भी किया। वो बेहतर इक्विप्ड हैं इस पे बताने के। मैं कुछ ऐसी चीज़ें श्वेता, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, जैसे कल हिंदुस्तान में, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका, हिंदुस्तान में कल अमेरिका के नए राजदूत ने ज्वाइन किया है, और नए राजदूत ने जब ज्वाइन किया तो उसने ये खुलासा किया कि आज जब हम लोग बैठे हैं आज ट्यूसडे पे, तो आज से जो फ्रेश राउंड ऑफ डिस्कशन शुरू हुआ है इंडिया यूएस ट्रेड का। अब आप पूछेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से ये टाइमिंग संयोग नहीं है कि यूएस ट्रेड पे अमेरिका के एम्बेसडर ने कहा कि साहब ऐसा है कि हमने नेक्स्ट राउंड जो है कल से शुरू करने जा रहे हैं। ये बात उन्होंने कल कही थी दिल्ली में एक फंक्शन के दौरान। अब आप इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये केवल संयोग नहीं लगता कि कल अमेरिका के एम्बेसडर ने ये बात कही और फिर उसके बाद उसके थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटे के बाद
अमेरिका ही कहता है कि साहब ऐसा है कि हम ईरान के साथ जो भी ट्रेड करेगा उसके साथ हम 25% ड्यूटी लगाएंगे। तो देखिए इसमें मैं डिप्लोमेसी ज्यादा देखता हूँ, दबाव की राजनीति में ज्यादा देखता हूँ, और ये टाइमिंग जो है बहुत श्वेता डेलिबरेट है। देखिए ईरान की हालत इस समय बहुत खस्ता है। ईरान में जो इंटरनल स्ट्राइफ हो रहे हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं, वहाँ का पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल दुबक के बैठा है, वीक होके बैठा है। आप पूरा जो सेंट्रल एशिया है उसका इकोनॉमिक्स, उसका डायनेमिक्स समझिए, हमास है, ईरान है उस तरफ, दूसरी तरफ इजराइल है। तो ईरान इस समय वीक है, जो उस पूरे एरिया में तनाव बहुत ज्यादा है। ग्लोबल ट्रेड पूरी तरह से शिफ्ट कर रहा है। गर्ग साहब ज्यादा बताएंगे आपको एनुअल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये वो कैलेंडर है जिसमें से एनुअल कॉन्ट्रैक्ट भी होने हैं, काफी हो चुके हैं, काफी होने हैं। और यूएस ये चाहता है कि उसको कैसे इंटरनेशनल ट्रेड में रीअसर्ट किया जाए, फिर से ट्रेड की दुनिया में, इससे पहले कि जो न्यू ट्रेड रियलिटीज सेटल करे। सो मेरा मानना है श्वेता कि ये टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें टैरिफ पे दबाव लाने से ज्यादा मेरे ख्याल से एक तरह से कहीं माहौल थोड़ा सा टेंस करना है, थोड़ा सा दबाव में लेना है, जिसमें से मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज हैं वो भी दबाव में आए, हिंदुस्तान दबाव में आए। हिंदुस्तान को दबाव में लेना यूएस के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हमारा ट्रेड टैरिफ पे बात चल रही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज बातचीत हो रही है इंडिया और यूएस के बीच, अभी कई राउंड की बातचीत होनी है, और संभव हो सकता है इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक वो उस पर एक तरह से मुहर लगा दिया है। तो मुझसे जो बात आपने पूछी उसमें से मैं डिप्लोमेसी, दबाव और मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक हॉकिश एटीट्यूड यूएस का ज्यादा मानता हूं। ट्रेड के वॉल्यूम का नुकसान होगा, वो अपनी जगह है। बासमती राइस में जैसा कि गर्ग साहब कह रहे थे कि ईरान के साथ हमारा बहुत सब्सटेंशियल कारोबार है, सऊदी अरब के साथ सब्सटेंशियल कारोबार है, पर क्योंकि ईरान उनकी निगाह पे है तो बाकी के जो देश हैं उसमें से क्या अलाइनमेंट है ट्रेड का, वो मैं उस पर मैं बाद में आऊंगा। पर क्योंकि हम बहुत ज्यादा, अब जैसे मान लीजिए कुछ हम जब ट्रेड की बात करते हैं तो आप साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड किसको क्या बात करें, क्योंकि सब अमेरिका के सामने लगभग झुका हुआ है। बात आधी मान चुका है, आधा मानना बाकी, कुछ लोग पूरा मान चुके हैं। फर्ज करिए कंबोडिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया, इसमें से हिंदुस्तान एक ऐसा है जो अभी तक जाने अनजाने में, प्लान करके, बिना प्लान करके, मजबूरी में, पॉलिटिकल कंपल्शन के तहत हम अभी डटे हुए हैं। तो हमारे ऊपर ये, इसमें से और दुनिया के देशों में जो राइस के एक्सपोर्टर हैं आप देख लीजिए, उसमें गिने चुने लोग मिलेंगे आपको बहुत ज्यादा। वियतनाम है, हम है, पाकिस्तान है, थाईलैंड है। तो भारत को मुझे लगता है कि आप एक तरह से बहुत ही बम्बैया शब्द में अगर बोलेंगे तो भारत को खोपचे में लेने की एक साजिश ये हो सकती है। तो ये जो मैंने अपने ओपनिंग में कहा था पवन जी कि इससे पाकिस्तान को फायदा पहुंच सकता है, क्या कहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि जैसे फेडरेशन के लोग क्या ये सोच रहे हैं कि अगर इस तरह की मुश्किलें आती हैं हमारे सामने तो पाकिस्तान को इससे फायदा पहुंच सकता है? संभव है ना, क्योंकि देखिए ऑलरेडी ईरान में लड़ाई चल रही है, गृहयुद्ध सी स्थिति बनी हुई है। गर्ग साहब आपको शिपमेंट के तौर पे बता सकेंगे कि कितने शिपमेंट की हमको दिक्कत चल रही है। मैं अभी देख रहा था कि 2000 करोड़ से ज्यादा का शिपमेंट ऑलरेडी डिले चल रहा है, जो इंडिया ऑलरेडी उस पर दबाव महसूस कर रहा है। जैसा कि गर्ग साहब कह रहे थे कि हिंदुस्तान में जो डोमेस्टिक मार्केट है वहां पे ऑलरेडी प्राइस पे प्रेशर है। सो कुल मिला के अब आप देखिएगा, देखिए मेरा ही मानना है जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स के तौर पे कि पाकिस्तान को फायदा पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना है वो अमेरिका का सेकेंडरी टर्शरी टारगेट हो सकता है। लेकिन प्राइमरी है कि अभी क्योंकि हिंदुस्तान से लगातार बात चल रही है टैरिफ पे, तो कैसे हिंदुस्तान को एक तरह से कहें घुटने पे लाया जाए। इस पूरी मैं इसमें से नजरिया देखता हूं कि मैंने जैसा कि आपसे पहले कहा कि ये केवल संयोग नहीं है कि कल एक तरफ देखिए क्या है, इसको कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कहते हैं। कल यहाँ का देखिए भारत में यूएस का एम्बेसडर बहुत पावरफुल माना जाता है। तो कल जब उन्होंने बात कही कि साहब तो उन्होंने कल श्वेता 3 बातें कही। एक तो ये कहा कि साहब ऐसा है, इंडिया और यूएस का ट्रेड जो है वो कंटिन्यूइंग, इंडिया यूएस टॉक कंटिन्यूइंग है, हम एक्टिवली इंगेज कर रहे हैं ट्रेड डील नेगोशिएशन पे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि रियल फ्रेंड्स कैन डिसएग्री बट विल ऑलवेज रेस्टोर देयर डिफरेंसेस एट द एंड। मैं कह रहा हूँ एक तरफ से आप कह रहे हैं कि साहब आइए हम लोग गले मिलते हैं, दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं कि नहीं, ईरान के साथ जो भी कारोबार का, जब आपको पता है कि हमारा सब्सटेंशियल जो ट्रेड है वो सब्सटेंशियल ट्रेड जो है वो बासमती राइस में ईरान के साथ है।
तो जब आप ऐसी बात करते हैं तो आपको पता है कि मेजर ब्लो जो है इंडिया को होगा, तो हम ये कैसे मान के चल सकते हैं कि साहब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? तो हम ये क्यों ना माने कि हिंदुस्तान को दबाव में लेने की राजनीति चल रही होगी कूटनीति के जरिए। गर्ग साहब, IREF ने अमेरिका से ज्यादा चिंता जो है वो ईरान को लेकर जताई है, तो क्या हम ये संकेत माने कि ईरान में पैसा फंसने का खतरा अब एक गंभीर स्तर तक पहुंच चुका है? चूंकि फेडरेशन के जो लोग हैं उनसे एक आस होती है, किसानों को, व्यापारियों को, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस मसले पर? देखिए, हमने IREF की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की है ऑलरेडी अपने मेंबर्स के लिए, क्योंकि हमारे, आपको पता है कि 8,000 प्लस मेंबर्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जितने कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं या इसके इकोसिस्टम्स जुड़े हुए, इसके अंदर समझ लीजिए पैकिंग वाला है, प्लांट मशीनरी वाले हैं, CHA, शिपिंग कंपनियां, तो सभी इफेक्ट होते हैं। यदि किसी भी जगह पर कोई पैसा फंसता है किसी का, तो सभी को एक चैन है जिसके अंदर कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट झेलना पड़ता है। इसके अंदर बैंक्स भी इन्वॉल्व होते हैं और प्राइवेट पार्टियां भी। तो इसके अंदर अभी आज के दिन यही आज हमारी फेडरेशन ने एडवाइजरी सबको की है कि इमीडिएटली मेजर्स ले, एक्सपोजर ज्यादा अपना ईरान के ऊपर ना छोड़े, क्योंकि ईरान की अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं। रोज आपको सुनने में आ रहा है न्यूज के अंदर कि आज जितने लोग मार दिए गए या कुछ हो गया, तो ऐसे के अंदर और यूएस की निगाह भी अभी काफी तीखी है। यदि उन्होंने कुछ किया, कोई तख्ता पलट हुआ या कुछ समथिंग हुआ ईरान के अंदर, तो उसका टाइम पिंग के लिए डिस्टर्बेंस होगा, पर ये मार्केट खराब नहीं होगी, मार्केट रेगुलर चलती रहेगी। पवन जी, ये जो गर्ग साहब बता रहे हैं कि वैसे मार्केट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन फिर भी अलर्ट रहने की जरूरत है, तो जो लिक्विडिटी जो प्रभावित होगी, तो आपको क्या लगता है कि इसका असर जो किसानों पर ज्यादा पड़ेगा या छोटे निर्यातकों पर? जो ट्रेडर्स हैं वो खरीद चुके हैं। आप जो अभी तक हालात जो देख रहे हैं, जैसे इसमें से कुछ मान लीजिए जो ट्रेडिंग होती है जिसमें आप हेज करते हैं या फ्यूचर्स में, उसमें ज्यादा डिटेल में गर्ग साहब बताएंगे। हम सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि इस वक्त जब आप बासमती की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए, आप सीजन देखिए, उसके अलावा आप अमेरिका का अपना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देखिए। इसमें वेनेजुएला को आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसलिए इंक्लूड कर सकते हैं वेनेजुएला को क्योंकि वहां पे आप देखिएगा तो जो ये रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं, इसके बाद जो डोमेस्टिक जो डेमोक्रेट पार्टी के जो नीति नियंता वहां लोग हैं, वो लगातार ये शोर मचा रहे हैं कि साहब ये करके इन्होंने अच्छा नहीं किया। कुछ ऐसा प्ले आउट अभी इनको करना था ट्रंप साहब को, जिसमें उनको लगे कि नहीं, जो ऐसा इसी बार में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से भी डील कर लिया जाए। इसमें वॉल्यूम का जो मुझे लगता है कि बाकी जो बाकी देश हैं, अब जैसे बासमती राइस की बात कर रहे हैं, हम अभी थोड़ा ज्यादा ब्रेकअप लेके बैठते आपके पास तो और अच्छा रहता, जैसे थाईलैंड है, वियतनाम है, पाकिस्तान है। अब यह देखिए कि थाईलैंड से उनको कोई दिक्कत नहीं है, वियतनाम से उनको कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी ये सब वो देश हैं जो उनकी दसियों चीजों पे बातें मान चुके हैं, उनके टैरिफ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। हम या तो कई जगह हम चुपचाप बैठे हैं। अभी इस देश की सरकार ने मोटे तौर पे, खासकर प्रधानमंत्री ने अपने यहाँ से कहीं मुंह नहीं खोला इस पे टैरिफ पे। ये एक स्ट्रेटेजिकली एक अच्छी नीति हो सकती है, पर आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या इस वक्त जब बासमती पे इन्होंने किया तो हम केवल अकेले टारगेट हैं या उसके अलावा मार्केट में जितने भी बासमती के एक्सपोर्टर्स हैं वो सब टारगेट में। और ये देखना पड़ेगा कि ईरान में उनका क्या वॉल्यूम है, वो कितना प्रभावित है। जहां तक मुझे लगता है पवन जी की, चूंकि कहीं भी भारत का नाम नहीं लिया गया है, तो इसलिए ये सिर्फ भारत के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उस पर ये लगाया जाएगा। हालांकि भारत एक टारगेट हो सकता है, लेकिन चूंकि अभी गर्ग साहब से संपर्क टूट गया है, उनसे मैं व्यापार रिलेटेड सवाल जरूर करती, लेकिन अभी आपसे जो ये भारत की स्ट्रैटेजी है, अभी आपने कहा कि इस पर भारत ने कुछ नहीं कहा, टैरिफ को लेकर मोदी सरकार की तरफ से कोई बयान गया नहीं है, लेकिन ये भारत के लिए चिंताजनक तो जाहिर सी बात है, ये दिखाई दे रहा है कि चूंकि सिर्फ राइस नहीं, कई और प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो ईरान जाता हो, जो अमेरिका जाता हो। अमेरिका में भारत का काफी कुछ इंपोर्ट किया जाता है, तो पूरा का पूरा सिर्फ राइस नहीं, बाकी चीजों पर भी इफेक्ट डाल सकता है। देखिए, मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था श्वेता कि हम लोग बासमती राइस एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे चाय करते हैं हम लोग, चाय की अच्छी क्वालिटी वहाँ पे जाती है। उसके अलावा फ्रूट्स का बाकी
बाकी फ्रूट्स भी हम लोग वहाँ भेजते हैं। आप एक मोटे तौर पे इसमें देखिए कि मैं ये तलाशने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये जो बाकी के और देश हैं उसके लिए कितना बड़ा मैसेज भेजता है। क्या टैरिफ जो है वो डिसाइसिव एक्शन है अमेरिका की तरफ से, और जो उसका या फिर आपको उसका लगता है कि क्या ये इन्फोर्समेंट है जो सेलेक्टिव है। तो देखने से ही लगेगा कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब पे लागू है, पर आप देखेगा कि आप जब इसकी बारीकी से जांच करिएगा तो लगेगा कि नहीं, ये अनाउंसमेंट जनरल हो सकता है बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो शायद सेलेक्टिव है। आप पूरी दुनिया जानती है कि ईरान जो है वो एक तरह से कहें बहुत बड़ा, आज से नहीं बहुत पहले से जो एक तरह से कहें एडवर्सरी है यूएस का। अब इसमें से मैं चाइना के लिए, इंडिया के लिए, सबके लिए एक वार्निंग के तौर पे देखता हूँ श्वेता। एंड दिस इज नॉट अबाउट ओनली ईरान, इट विल अफेक्ट अदर इकोनॉमीज एज वेल, स्पेशली द राइस थोड़ा सा बैक हो जाएंगे आप। इससे पता आपको क्या चलेगा ब्रॉडर मैसेज इसमें क्या है। ब्रॉडर मैसेज इसमें यह है कि यूएस जो है वो ग्लोबल ट्रेड को रूल करता है। चाइना को अगर छोड़ दीजिए, चाइना भी काफी समय से दुबक के बैठा है, पर जनरली जो एक तरह से कहें जैसे प्ले आउट कर रहा है उसमें ये मोटे तौर पे ये फसाद कायम हो गया है कि साहब पूरी दुनिया में ग्लोबल ट्रेड जो है वो अमेरिका रूल कर रहा है। ये अक्रॉस द वर्ल्ड ये मैसेज गया है। जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है उसके अपने इकोनॉमिक कॉस्ट हैं, आपको पता है। कंट्रीज, जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं जिनका यूएस के साथ थोड़ा बहुत भी रिश्ता है, वो यूएस के सैंक्शन को बाईपास नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके उसके लिए कंसिक्वेंसेस झेलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि राइस एक सिग्नल हो सकता है, राइस एक आइटम हो सकता है जिससे हमारा जो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस हमको झेलना पड़ेगा। पर इसमें ज्यादा बड़ी चीजें इन्वॉल्व हैं जिसको मैं देखता हूं और जिसमें मुझे लगता है कि अगले आने वाले टाइम में अगर हम दबाव में आए तो उसका भी एक हमें कॉस्ट झेलना पड़ेगा। अगर हम नहीं मैन्यूवरिंग करके अमेरिका से अगर हमने ट्रेड नहीं किया तो उसका भी असर हमको देगा। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अभी आप देखिएगा तो इंटरनेशनल ट्रेड में मुझे ये लगता है कि हमारा यूएस टैरिफ के चलते, देखिए चाइना ने तो हाथ नहीं खड़े किए ना, चाइना लड़ रहा है। जैसे उन्होंने कई चीजों पे टैरिफ बढ़ाए, चाइना ने भी मिनरल्स जो रेयर मिनरल्स है वो बंद कर दिए। चाइना के अपने लटके झटके हैं, चाइना को वो एकदम से नेल डाउन नहीं करा सकते। हमें बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ रहा है। तो उसमें से राइस कुड बी वन आइटम, ये बार्गेनिंग चिप में राइस कुड बी वन आइटम, मैं उसको उस तौर पे देखता हूं। जी, मुझे लगता है पवन जी की जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, मादुरो को उठाकर लेकर संदेश दिया गया, कोलंबिया को संदेश दिया गया, मेक्सिको को, उसी तरह ये टैरिफ का ऐलान करके ये संदेश सिर्फ ईरान के लिए नहीं, ये संदेश बाकी देशों के लिए भी है। बहरहाल मुझे ये लगता है कि जो खाद्य पदार्थ है वो अब एक जियोपॉलिटिकल हथियार बन चुका है। इसके जरिए मतलब जंग लड़ी जा रही है। आप क्या सोचते हैं? एकदम बिल्कुल सही कहा श्वेता। आप इसमें से थोड़ा इसको ब्रेकअप पे डालते हैं इसको। साहब ऐसा है, हम जो ईरान के साथ कारोबार करेगा उस पर हम 25% टैक्स लगा देंगे, 25% टैरिफ लगा देंगे। जाहिर है कि उनका उद्देश्य जो है वो टैरिफ वसूलना नहीं है। उनका उद्देश्य है कि जो उसके साथ ट्रेड कर रहा है या जो इंटरनेशनल स्ट्रेटजी बन रही है, जो हैंड होल्डिंग चल रही है, उसको कैसे स्कटल किया जाए और अमेरिका के फेवर में किया जाए। वो ताकतवर है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, जो कि उन्होंने कहा भी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे उन्होंने ग्रीनलैंड का एग्जांपल दिया, बोला साहब हम डेनमार्क पसंद करें या नहीं करें, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप देख नहीं रहे हैं कि जो इंटरनेशनल जो एक तरह से कहें जो टोन है उनके विरोध का, वो आपको थोड़ा सा म्यूटेड लग रहा है। कम से कम पिछले हफ्ता भर से मैं देख रहा हूं कि जब वेनेजुएला पे जब उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के अपने घर ले आए उसके बाद, सो ये एक उसका हिस्सा हो सकता है। भारत के ट्रेड को एकदम से खत्म करने के लिए कि इनसे ईरान में जो राइस का ट्रेड करते हैं, सो भारत के ट्रेड को बिल्कुल खत्म करने के लिए इन्होंने ऐसा कहा हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन ये है कि भारत टारगेट पे जरूर है कि मेजॉरिटी जो डैमेज होगा इस भी डिसीजन से मुझे लगता है वो भारत का होगा।
जी, मेरा सवाल, अगला सवाल गर्ग साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं, उनसे है कि गर्ग साहब, मंडियों में बासमती चावलों की कीमत जो है वो गिर रही है, तो इसको हम क्या माने? ये ट्रेड सेंटिमेंट का असर है या मतलब ये एक थोड़े समय के लिए आया हुआ संकट है, क्या है ये? आवाज एक्चुअली थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पाई है मेरे पास, पर मैं इसमें बताना चाहूंगा जैसे कि पवन जी बता रहे थे, तो उसकी मैं एड्रेस करना चाहूंगा कि उनका ये देखिए टारगेट हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए जो रसिया के साथ ऑयल का किया यूएस ने पीछे, कि जो भी कंट्री रसिया से इंपोर्ट करेगा ऑयल तो उसके ऊपर हम 500% तक टैरिफ लगा देंगे। तो वही एक है कि ईरान को भी अभी उनके हिट लिस्ट में है, क्यूबा हिट लिस्ट में है, वेनेजुला ऑलरेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से उनका एक है कि सभी जगह एक छत्र यूएस का है कि हम अपना राज करें या अपनी मनमानी के हिसाब से उसको करें या ट्रेड को चलाएं। हमारी देखिए इकोनॉमी जो भारत की है वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, जिसके ऊपर यदि ईरान जैसा एक कंट्री 1 मिलियन टन का शॉर्टफॉल भी होता है, यदि नहीं जाता है तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा उसका। हाँ, कोई टाइम बिंग के लिए हमारी मार्केट में थोड़ा सा प्राइसेस पे दबाव आएगा, पर वापस हम इसको अचीव कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा वर्ल्ड है। आज भारत 172 कंट्री को वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट करता है, जिसके अंदर हमारे को कहीं भी मेहनत करेंगे, हमारे एक्सपोर्टर्स, हमारे मेंबर्स इतने कैपेबल है कि वो जब दूसरी नई नई कंट्रियों में खोज कर सकते हैं। इस साल जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं तो उसके अंदर काफी बड़े पैमाने के ऊपर बिजनेस हुए हैं। पीछे भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस हुई थी अक्टूबर 2025 में, उसके अंदर लगभग 60,000 टन बासमती राइस के नए बिजनेस हुए हैं, जो इस साल आने वाले साल के अंदर उम्मीद है कि और ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये आप मानकर चले, जब इतना बड़ा हमारे में पोटेंशियल है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से भारत के ऊपर इसका दबाव बनेगा। टाइम बिंग के लिए हमेशा मार्केट होती है, ये तो एक शेयर मार्केट की तरह है। जैसे शेयर मार्केट में एक छोटी सी न्यूज के बाद 500 से 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है, तो ऐसे ही अब राइस का इतना बड़ी मार्केट है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर आज भारत बन चुका है। चाइना को हमने प्रोडक्शन के अंदर पछाड़ा है। एक्सपोर्ट के अंदर ऑलरेडी मैं आंकड़े देना चाहूंगा आपको, 40% की हमारी शेयर मार्केट है पूरे वर्ल्ड के राइस ट्रेड के अंदर। हम 21.5 मिलियन टन हमने अचीव किया लास्ट ईयर एक्सपोर्ट, जो कि पूरे वर्ल्ड के यदि 50 मिलियन टन का टोटल बिजनेस है तो उसका एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। तो उसके अंदर 1-8 मिलियन टन प्लस माइनस दूसरी कंट्री में होना कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी नई नई न्यूज आ रही है कि फिलीपीन ने एकदम से अभी पाबंदी थोड़ी की है, क्योंकि अपने किसानों को फायदा देने के लिए। इंडोनेशिया के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, वो राइस और मक्का दोनों कॉर्न के अंदर एक्सपोर्ट करने की बातें कर रहे हैं, जो कि 100% नेट इंपोर्टर रहे हैं हमेशा इंडोनेशिया जैसी कंट्री और फिलीपीन। सो इससे क्या नई कंट्रियां खुल जाएंगी? अभी हमारे कुछ नई कंट्रियां मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा अभी आपके चैनल पर अभी कुछ टाइम के लिए। उन कंट्रियों में ऑलरेडी डिमांड आनी शुरू हो गई है कि नई नई मार्केटें आ रही हैं। हमें लगता है वो 7-8 लाख टन की नई मार्केट खुल जाएगी, तो इसके अंदर हमारे ऊपर कोई इकोनॉमी पे फर्क नहीं पड़ेगा और भारत के पास बहुत बड़ी संभावनाएं है। इसीलिए हम लोगों ने एडवाइजरी जारी की अपने मेंबर्स को कि आप कॉन्शियस होकर सिर्फ ईरान के साथ बिजनेस करें, अपने पैसे को सेव करें, जिससे कोई पैसा फंसे नहीं। क्योंकि मैंने दोबारा दोहराना चाहूंगा, किसी भी एक्सपोर्टर का पैसा फंसता है तो उसके साथ में बैंकिंग और लोकल में किसानों का पैसा या मिलर्स का पैसा सभी का इफेक्ट होता है, पैकिंग वालों का, एवरी ये चैन है जिसके अंदर इफेक्ट पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इसका हमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये टाइम बिंग के लिए है। और मेरे को नहीं लगता कि यूएस जैसे से हमारे को भारत जैसे कंट्री को डरने की जरूरत है, बिल्कुल भी। तो जैसे कि ईरान के जो इंपोर्टर्स हैं वो भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में जो भारत के एक्सपोर्टर्स हैं उनके जो पैसे फंसे हुए हैं, तो क्या उनको पुराने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना चाहिए? क्या सलाह देंगे आप? देखिए, वहां से जो भी ईरान के इंपोर्टर्स हैं वो जैसे करते हैं, वहां का तुमान जो उनकी लोकल करेंसी है, यदि डॉलर उसके ऊपर दबाव आता है ईरान के ऊपर इस तरह चारों तरफ से, तो उनकी करेंसी के ऊपर दबाव आएगा और उनको भुगतान करने में दिक्कतें आएंगी। उनके बैंकिंग जो चैनल है वो भी इफेक्ट होगा, तो उसका पेमेंट करने पे यदि चाहेगा भी वहां का इंपोर्टर,
यहाँ के एक्सपोर्टर को पेमेंट करना, तो उस पर इफेक्ट आएगा। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अदरवाइज बिजनेसमैन कभी नहीं चाहता है कोई अपना रेगुलर चलता हुआ बिजनेस को इफेक्ट हो, और वो लोग इसको रेगुलर करते रहेंगे। पवन जी, अब ईरान में ऐसा नहीं है कि इस तरह का संकट पहली बार है, संकट कई बार गहराया है, लेकिन इस बार की जो स्थिति है वो अनिश्चित बताई जा रही है। ये क्या काफी नुकसानदेह हो सकता है? नहीं श्वेता, आप देखिए, ऐसे पहले आप ना देखेंगे तो जो तनाव है वो मल्टीलेटरल तनाव नहीं था। ईरान था उसमें इन्वॉल्व, पर वो आपको जनरली आपको बायलैटरल जैसा दिखने में लग रहा था। एटलीस्ट देखने में ऐसा ही लग रहा था कि एक तरफ अमेरिका और इजराइल था, दूसरी तरफ ईरान, और बाकी आप उसमें से हमास को जोड़ सकते हैं या लेबनान के को जोड़ सकते हैं, और कुछ और कंट्रीज थी मिडिल ईस्ट में जिसको आप उसके ईरान का साथी बता सकते हैं। इस बार बहुत उलझा हुआ है, इसमें मिडिल ईस्ट उलझा हुआ है। इसमें आप देखिए ये लड़ाई साउथ अमेरिका तक चली गई है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका के किनारे का देश है। इसमें हिंदुस्तान इन्वॉल्व है बुरी तरह से, इसमें चाइना इन्वॉल्व है। सो ये ट्रेड पिछले एक साल में देखेंगे आप, जैसे ग्राफिक्स अगर आप तैयार करिएगा, पिछले फर्ज करिए कि पिछले 20 जनवरी को ट्रंप साहब आए हैं, और अगले 20 जनवरी को अभी बैठिएगा आपसे ठीक 10 दिन बाद, और उसके बाद एक ग्राफिक्स तैयार करिएगा कि ट्रंप के आने से पहले वर्ल्ड ऑर्डर कैसा था, और ट्रंप के इस बार 20 जनवरी 2025 को आने के बाद वर्ल्ड ऑर्डर कैसा था। आसमान जमीन का फर्क दिखेगा आपको श्वेता। सो ये कहना कि पहले भी ऐसा था अभी ऐसा नहीं है, बिल्कुल मल्टीलेटरल इंगेजमेंट है। मतलब नेगेटिव टर्म में मैं बता रहा हूं, लेकिन मेरे ख्याल से जैसे अभी एक संकेत गर्ग साहब ये दे रहे थे कि क्या जो इसमें से हम लोग नई मार्केट की तलाश करेंगे, वो इनकी मजबूरी भी हो सकती है, इनका विजन भी हो सकता है, क्योंकि ये संभव, ये नौबत आज नहीं आती तो अब से 1 साल बाद आती, 1 साल बाद नहीं आती तो 2 साल बाद आती। एक्चुअली नए डेस्टिनेशंस की तलाश करना हिंदुस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में हमेशा खेलना बड़ा रिस्की होता है। इसमें से अभी देखना ये पड़ेगा, मेरे ख्याल से गर्ग साहब अगर जवाब देंगे ज्यादा अच्छा रहेगा कि क्या नए रास्ते नेगोशिएट करने के लिए आप इसमें भारत सरकार को क्या सजेस्ट करते हैं, मतलब एक ट्रेड के एक्सपर्ट की हैसियत से। दूसरा कि क्या ट्विन चैलेंज है कि क्या आप लोगों को रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है नए तरीके से स्ट्रेटजी? हाँ जी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि भी बिल्कुल नए मार्केट तलाश करने की जरूरत है। वही मैंने आपको बताया, यदि पहले आपने देखा होगा कि भी BIRC जो वो भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस हुई थी अक्टूबर के अंदर 2025 में, वो इसी का कारण था, जो टैरिफ लगाया गया US की तरफ से कि नई मार्केट तलाशी जाए, और उसकी वजह से हमें नई मार्केटें मिलनी शुरू हो गई। और हम ऑलरेडी इसको कॉन्शियस कर रहे हैं अपनी फेडरेशन की तरफ से अपने मेंबर्स को कि हमें नई मार्केट तलाशनी चाहिए, जिससे कल को एक मार्केट या दूसरी मार्केट में कहीं भी इफेक्ट आता है तो हमारी राइस इंडस्ट्री, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है जिसमें पूरे हिंदुस्तान के लगभग 25 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं इस ट्रेड के साथ में, फार्मर्स को ले लीजिए या पूरे इकोसिस्टम के अंदर, तो इसके ऊपर इफेक्ट ना आए। और इसी के लिए नई मार्केटें तलाशी जा रही है। फेडरेशन हमारी जोर शोर से इस पर लगी हुई है। नए मार्केट में हम डेलीगेशन भेज रहे हैं रेगुलर, और वहां से हमें उसके बड़े इंकरेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं आज। और हमारे को इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, तो हम इससे बिल्कुल भी वरी नहीं है कि ईरान के ऊपर इफेक्ट आने से भारत के राइस ट्रेड के ऊपर कोई लंबा चौड़ा कोई फर्क आएगा। टाइम बिंग के लिए जरूर छोटा मोटा दिक्कत आएगी, पर तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी पवन जी का और गर्ग जी का, जो इस कार्यक्रम में जुड़े। और जाते जाते यही की जो एक समरी है कि लगता है भारत का बासमती चावल का जो ब्रांड है वो इतना मजबूत है कि ये छोटे मोटे झटके तो झेल ही सकता है, और भारत को एक नए सिरे से, एक नए रूप से नए मार्केट तलाशने की जरूरत है। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द जुड़ूंगी फिर अगले एपिसोड में। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।